मशीन लर्निंग के टॉपिक्स में क्या क्या अभी तक देखा था कि मशीन लर्निंग आप एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद डीप लर्निंग, देन एआई का पार्ट जाएगा। देन हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था डिफिनेशंस के फॉर्म में। ये क्या रहता है कि हमारे पास बेसिकली आपके पास डेटा होगा, एंड देन आप क्या करोगे, डेटा के बेस पे एल्गोरिदम लोगे और उसके बेस पे आपका एक मॉडल बनेगा, है ना। और वो मॉडल बेसिकली होता क्या है, तो वो प्रिडिक्शंस हो। तो वो चीज़ देन फिर हमने देखा था कि ट्रेडिशनल और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस था, वही डेटा का। देन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हमने तीन टाइप का देखा है: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज में क्या था कि आपके पास लेबल होगा। लेबल मतलब कि जिस बेसिस पे आप पैटर्न निकालना चाहते हो वो आउटपुट भी होगा और उसका इनपुट भी। तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में क्या होगा, लेबल और आउटपुट दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? लेबल तो इसके वो होते हैं ना, जो फंक्शन होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? जो इसका इनपुट होता है, इनपुट जो होता इनपुट को क्या बोलते थे? तो फीचर्स को ही इनपुट बोलते थे। तो जो हमारा इनपुट होगा, तो इसमें सिर्फ आपको इनपुट गिवन होगा। इनपुट के बेस पे आपको क्या मिलेगा, तो पैटर्न मिलेगा। और पैटर्न क्या हो सकता है कि आप ग्रुपिंग के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्लस्टर चला। देन सुपरवाइज में भी हमने पूछा था कि इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? है। सुपरवाइज का ही पूछ रहे हैं। क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशंस। रिग्रेशन क्या होता था? जो न्यूमेरिकल, जो बिहेवियर कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डाटा होता था उसको लगाता था। किसमें? और एक्स और वाई जो होते थे, एक्स होता था, ये तो दोनों के लिए सेम केस रहा। एक्स और वाई दोनों में रहेगा, क्लासिफिकेशन में भी रिग्रेशन में। तो रिग्रेशन का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, रिग्रेशन में होता क्या था? हम्म, तो एक ही चीज होता है कि इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या फिर बोल सकते हैं आप डिस्क्रीट वाले वैल्यूज रहेंगे। तो अब दूसरा क्लासिफिकेशन में क्या था हमारे पास, कि वाई हमारा क्या होगा, कैटेगरिकल डेटा होगा। कि जैसे आप प्रेडिक्ट करते हो कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये कार है या नहीं है, या फिर आप क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि हमारा जो आउटपुट आएगा या फिर हमारा जो ग्रेड आएगा कितने से कितने के बीच में आ जाएगा। तो आप मल्टी ग्रेड पे जाते हो, ए बी सी डी, है ना। तो वो चीज़ क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। रिग्रेशन में क्या होगा, लोन अमाउंट हो गया, कार की प्राइस हो गई, होम की प्राइस हो गई, और क्या होगा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में। और फिर क्या प्रेडिक्शंस पे करते हैं, अगर फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन हो या रिग्रेशन होगा? क्योंकि इसमें फ्रॉड होगा या नहीं होगा ये डिटेक्ट करें ना, तो ये क्लासिफिकेशन होगा। और कस्टमर, तो मुझे देखना है कि कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे जाना है। कि हमने हमने जो भी शॉपिंग के बेस पे प्राइस रेंज जो बांट रहे हैं वो तीन रेंज पे: मीडियम, मॉडरेट, और एक क्या रहता है, हाई, है ना, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन पे जाएगा या रिग्रेशन पे जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ। तो हमारे पास क्या है कि कैटेगरिकल वैल्यू आउटपुट की तरह। तो ये चीज क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए, समझे। जैसे आप क्या करते हो, प्राइस रेंज के बेस पे जाते हैं कि आपको कितने का फोन लेना है ना, तो मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, अब बताओ इसके बेस पे प्राइस क्या होगा। तो वो किस टाइप का प्रॉब्लम हो गया? हम्म, अच्छा जी। प्राइस, कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, कि लैपटॉप में मुझे इतने का रैम चाहिए, इसका सीपीयू होना चाहिए, ये जीपीयू होना चाहिए, स्क्रीन के साइज ये होना चाहिए, उसके बेस पे प्राइस बताओ। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम होगा, बताओ। कि आप कन्फिगर कर देते हो कि आपको एक नया लैपटॉप लेना है, तो आपने कन्फिगर कर दिया। मिग्रेशन करने के बाद आप क्या करते हो, प्राइस पूछ लेते हो। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम होगा, बताओ अमन। क्यों होगा रिग्रेशन? मतलब लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप के मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब उसका वो प्राइस वगैरह डिसाइड होगा ना, तो तो वही चीज, कंफ्यूज वो तो मैंने बताया कि आप बता रहे हो कि ये रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन क्यों है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। आपने बोला रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा, ये क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर बता तो रहा हूँ, लैपटॉप या कंप्यूटर को खरीदना उसके मॉडल के और उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस डिसाइड होगा। इसमें जो हमारे पास जो आउटपुट कॉलम है वो क्या है, वो प्राइस है ना, कि हमें प्राइस ही तो बताना है। तो प्राइस किस टाइप का है, कंटिन्यूअस है, क्लासिफिकेशन? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर न्यूमेरिक वैल्यू रिग्रेशन कैटेगरी है तो क्लास, हाँ, तो प्राइस और नंबर।
तो ये होता है कि कुछ भी नहीं बोलना है, थोड़ा सा सोचना है, कि अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा सोच लो फिर आंसर करो। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, रिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? क्योंकि वो प्राइस आप पूछ रहे हो, और प्राइस क्या होता है, हर एक लैपटॉप का हर एक कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग होगा, तो ये रिग्रेशन में चला जाएगा। ठीक है। तो यही हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशन के बेस पे देखा था। देन इसके पहले एक और भी चीज थी कि इसमें दो तरीके का मॉडल बनेगा, एक पैरामीट्रिक बनेगा, एक नॉन पैरामीट्रिक बनेगा। क्या होता था पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक? ग्रीस बताओ, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो मैं बताऊंगा कि आप जो बोल रहे हो किस बेसिस पे बोल रहे हो, क्या है जमशेद सर? एग्जाम्पल लेके बताओ फिर एक। नहीं, तो ये आप बोले एजम्पशंस लेके बताया, तो आपने कुछ तो जब से लिया होगा। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल ले उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, पर जैसे कैनन होता है ना। डिस्टेंस फार्मूला, अगर सिंपल अगर हम लोग समझे कि हमारे पास जो भी इक्वेशन यूज करोगे उसके अंदर आपके पास क्या का कंट्रोल रहेगा चेंज करने का। अगर वो कंट्रोल है तो वो पैरामीट्रिक है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो नॉन पैरामीट्रिक। एग्जाम्पल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम और सी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो वो हमारे हमारे लिए क्या हो गया, पैरामीट्रिक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या होता था, केएनएन में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या कुछ भी कंट्रोल करते थे कुछ भी पैरामीटर। अगर फॉर्मूला के बेस पे देखें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरा हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, m और c आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो और रैंडम इनिशिएट कर सकते हो, है ना। बट अगर हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है कि सिर्फ x और y ही रहता है, तो उसमें कोई भी एक ऐसा पैरामीटर नहीं है। इधर आ गया पूरा। तो हमारे पास इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो हम चेंज कर पाए। क्लासिफिकेशंस का बता दिया था। उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का बेसिक थ्योरी क्या होता है, तो वो चीज अभी सारा चीज डिस्कस कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास पैरामीट्रिक हो गया और ये नॉन पैरामीट्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, चीजें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये चीज हम लोगों ने अपडेट भी किया था लूप के बेस पे, अगर याद होगा तो। इसीलिए इसको पैरामीट्रिक्स बोलते हैं और इसको नॉन पैरामीट्रिक बोलते हैं। दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। देन पैरामीट्रिक में आपका लीनियर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, नैव होगा, सपोर्ट वेक्टर होगा, और जितना भी डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट होगा सारा क्या होता है, पैरामीट्रिक होता है। इसीलिए आपने चैट जीपीटी या फिर कोई भी मॉडल देखोगे तो बोलेंगे इतने पैरामीटर्स होते हैं। कि अगर आप जब भी सर्च करोगे, जैसे चैट जीपीटी का मॉडल आप देखोगे तो उसमें पैरामीटर्स होंगे। तो बेसिकली पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो ये जो देख रहा है आपको वैल्यू ये होते हैं। ये बेसिकली रहता क्या है, तो यही चीज होता है जो स्टोर करता है कि किसको कितना वेटेज देना है। कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उसके बेस पे आंसर में किसको कितना वेटेज देना है, कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा, ये इसी के बेसिस पे होता है। कौन सा मॉडल? यही लाइन इक्वेशन ही आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा। ये आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट लॉजिस्टिक और रिग्रेशन दोनों सेम होंगे, लॉजिस्टिक और दोनों सेम है। बट ये क्या है कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए हो गया और ये क्लासिफिकेशंस। अब इसमें जो y की वैल्यू आती है उसको हम चेंज करते हैं 0 से 1 के बीच में। रिग्रेशन अच्छा, क्योंकि हम क्लासिफाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशंस के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है। क्योंकि वो सिंपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का रिग्रेशन प्रॉब्लम ही यूज कर रहा है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। वो स्टेप क्या रहता है कि वो रहता है सॉफ्टमैक्स का। सॉफ्टमैक्स करता क्या है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा ना उसको प्रोबेबिलिटी में चेंज कर देगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है। अगर 0 से 1 के बीच में अगर वो चेंज कर रहा है कि मुझे क्या करना है कि एक वैल्यू मैंने दिया प्राइस के बेस पे और उसने मुझे क्या दे दिया, 0.7 दे दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा कि एक क्राइटेरिया ले लूंगा कि अगर 0.5 से कम है तो इसको बोल दूंगा नो,
अगर 0.5 से ज्यादा है तो उसको यस, तो ये क्लासिफिकेशन में चला गया। तो ये क्राइटेरिया हम लोग सेट करते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे आता है, तो ये इसी इक्वेशंस में रहता है, जो वैल्यू आता है उसको 0 1 में चेंज करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो सॉफ्ट मैक्स, उसी बोलते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स बोल सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक फंक्शन बोल सकते हैं। वो क्या करता है, 0 1 में चेंज करता है, जैसे वो 0 से 1 के बीच में रेंज में चेंज हो जाएगा, उसका हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया ले सकते हैं। ये 0.5 भी हो सकता है, ये 0.7 भी हो सकता है। कि मैंने बोला कि 0.7 क्या होगा, मेरा क्राइटेरिया होगा। अगर 0.7 से ज्यादा आता है तो उसको बोल देंगे यस, अगर 0.7 से कम आता है उसको बोल देंगे नो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, और डिफॉल्ट क्राइटेरिया 0.5 का ही होता है। तो ये चीज हमारा इस पे रहेगा, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक जो मैंने बताया। देन फिर आपके पास आता था सुपरवाइज और सुपरवाइज, कुछ की टर्म्स थे कि लेबल किसको बोलते थे, फीचर्स किसको बोलते थे, वो आपको पता है। देन मॉडल्स क्या होता था, कि मॉडल कैसे क्रिएट होता था, आप डेटा करोगे एंड देन उसमें मॉडल के एल्गोरिदम यूज करते हो। देन स्टेप्स आपको बताऊंगे कि पहला आपके पास क्या होगा, डेटा कलेक्शंस का होगा, दूसरा डेटा प्रिपरेशन, तीसरा हमारे पास क्या होगा कि मॉडल चूज करना है। तो अभी हम लोग कौन से स्टेप में काम कर रहे हैं, यहाँ से, कि डेटा कलेक्शंस और डेटा प्रिपरेशंस का काम हमारा पहले ही हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मॉडल सिलेक्शन करते हैं। कि अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन मॉडल लेंगे, रिग्रेशन है तो रिग्रेशन से लेंगे, अनसुपरवाइज डेटा है तो क्या करेंगे, अनसुपरवाइज एमएल मॉडल यूज करेंगे। देन मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन इवेल्युएट करते हैं, देन क्या करते हैं, पैरामीटर ट्यूनिंग, अगर रिजल्ट सही नहीं आता है तो देन फिर क्या करते हैं, उसको रियल वर्ल्ड प्रोडक्शंस में यूज करते हैं एज ए प्रेडिक्शन। तो अभी तक जो हम लोग ने बनाया था और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कौन सा था, क्या था, तो फिर उसमें हमने क्या बनाया था, आपने रिग्रेशंस का बनाया था ना। तो उसमें क्लासिफिकेशंस या फिर जो भी आपने बनाया था रिग्रेशंस के बेस पे, तो जो आपने मॉडल डॉट पिकल सेव किया था वही हमारा क्या था, मॉडल ही तो था। और इसमें इनबिल्ट भी मॉडल होते हैं, इनबिल्ट मॉडल भी तो होते हैं। इनबिल्ट तुम्हारा ये चैट जीपीटी हो गया, एलएलएम हो गया, ये सारा चीज क्या है, ट्रेंड किया हुआ मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें डिफरेंस क्या है जो हमारा तो इसके बाद आपने जो बनाया है वो केबी वाले डेटा में बनाया है, मतलब 1 केबी या 1 एमबी 2 एमबी डेटा पे बनाया है। ये जो बना हुआ है वो क्या हो रहा है, पूरा इंटरनेट में जितना डेटा है उनसे ट्रेंड हुआ है। तो किसका मॉडल सही रहेगा, उनका ही होगा। कि उस उतना ज्यादा डेटा ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला डेटा होना चाहिए, दूसरा रिसोर्स होना चाहिए, और तीसरा टाइम भी। तो ये तीन चीजें हमारे पास नहीं थी। और चौथा क्या होगा, एक्सपर्टीज, कि एक्सपर्ट भी होते हैं, कि आप किस तरीके से ट्रेन करते हो ये भी डिपेंड करता है ना। तो ये तीन चीजें होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। देन फिर हम लोगों ने कौन कौन सा मॉडल देखा था ट्रेन करके, बता सकते हो अमन। हम्म, तो मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं, बता सकते हो कॉन्सेप्ट, हाउ टू हैंडल अ मिसिंग वैल्यूज। इसका नंबर इज न्यूमेरिक। पहला नल चेक कर सकते हो, नल चेक कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, फिल एन कर सकते हो, मीन मीडियन के बेस पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। दूसरा हमारे पास फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग क्या होता था, कि कौन सा कॉलम लेना है कौन सा कॉलम नहीं लेना है वो यूज कर सकते थे। तीसरा हमारे पास क्या होगा, डेटा इनकोडिंग। डेटा इनकोडिंग क्या होता है, उसको कन्वर्ट करना टेक्स्ट से न्यूमेरिकल में चेंज करना। तो हमने क्या किया था, तीन मेथड देखे थे, लेबल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा वन हॉट इनकोडिंग। ये तीन चीजें हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा था। देन फिर आउटलायर्स, आउटलायर्स क्या होते थे, कि जो हमारे पास एब नॉर्मल वैल्यूज होते थे उसको क्या बोलते थे, आउटलायर्स। कैसे ट्रीट करते थे, आउटलायर आप चेक करते हो, ट्रीट भी कैसे करते हो वो बताओ। क्योंकि ये स्टेप्स पूछेंगे ही पूछेंगे, अगर आप एमएल से रिलेटेड या डेटा साइंस पे जाते हो तो ये बेसिक चीजें हैं कि आउटलायर कैसे रिमूव करोगे। ये तो अभी एनालिसिस का ही काम है, आउटलायर कैसे रिमूव करते हैं बताओ निखिल, तुम्हें तो क्वेश्चन ही नहीं पता। आउटलायर कैसे रिमूव करते हैं। हाँ, पहले तो आउटलायर डिटेक्ट करेंगे ना, पहले तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस क्या था मेरा, आउटलायर कैसे रिमूव करते हाँ हैं। बस इतना ही बताओ। डिटेक्ट कैसे करते हैं वो हमने बता दिया है, अब आप आगे का बताओ। ग्रीस, हर्ष,
बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे करते थे, अगर याद होगा तो, कि कंडीशंस लगाते थे। अगर मुझे पता है कि इतने से वैल्यूज जो ऊपर है अबव है वो क्या है, एज आउटलायर ट्रीट करना है, तो हम क्या करते थे, बुलियन इंडेक्सिंग यूज करते थे और उसको रीअसाइन कर देते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज का भी यूज कर सकते हो। देन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहता था, इम्बैलेंस डेटा सेट का। इम्बैलेंस डेटा सेट होता क्या था, बता सकते हो? बैलेंस और इम्बैलेंस डेटा सेट, अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें कि मान लो हमारे पास क्या है, कि जो 90% डेटा है वो क्या है, नॉट फ्रॉड का है, और जो 10% डेटा है वो फ्रॉड का है। अब इसके बेस पे जो मॉडल बनेगा वो किसकी तरफ ज्यादा बायस हो जाएगा। बायस मतलब ज्यादा सही किस, मतलब ज्यादा आंसर किसके बेसिस पे बताएगा। अगर आप एक मॉडल ट्रेन भी नहीं करते हो, अगर रेंडमली डेटा उठा लेते हैं, तो ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे आने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि उसी के बेस पे डेटा होगा ना, कि मान लो हमारे चांसेस इसके कितने होंगे, तो ऑटोमेटिकली 90% हो जाएगा। कि अगर आपने क्या किया, रेंडमली कोई भी डेटा पिक करोगे तो उसमें से 90% चांस है कि वो नॉट फ्रॉड बताएगा, है ना। बट अगर 90% कोई भी एक्यूरेसी बता रहा है, इसका मतलब क्या, वो बेस्ट मॉडल होगा आपकी तरफ से। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो बेस्ट मॉडल क्यों दिख रहा है, क्योंकि डेटा ही वैसा है। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे फिर डेटा क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, दो तरीका चलेगा, तीन बोल सकते हैं। पहला, मार्केट पे जाके आप क्या करोगे, और डेटा ला सकते हो, है ना। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, इसी डेटा से डेटा जनरेट करवा सकते हो। कि आप क्या करोगे, पहला, आप सैम्पलिंग होता है, आप सैम्पलिंग मतलब कि ये 90 है और ये 10 है, तो इसी को मैं क्या करूंगा, 90 टाइम्स रिपीट कर दूंगा, तो ये भी 90 बन जाएगा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू बना दूंगा। तो ये 90 90 दोनों हो गया। बट डुप्लीकेट वैल्यू बनाने से क्या डिमेरिट होगा, हाँ, बार बार रिपीट होगा तो उसमें एक्यूरेसी जो रहेगा ना वो सही नहीं आ सकता, इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे गलत होने का। तो इसमें ये रहता है, बट क्या हो गया, सैंपल तो बराबर हो गया ना। तो हमने इसको क्या किया है, सिर्फ अप सैम्पलिंग किया। अप सैम्पलिंग मतलब जिसकी वैल्यू कम थी उसको क्या किया, कॉपी करके मैंने बना दिया है, तो वो 90 बन गया। दूसरा हो सकता है डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग का मीनिंग क्या रहेगा, हाँ, कि जो 90 था उसी को मैं क्या करूंगा, 10 कर दूंगा, और जो पुराने वाला 10 था वो भी 10 हो गया। तो अब दोनों 10 है, तो इसके बेस पे क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। बट दूसरा डिमेरिट क्या होगा, हाँ, डेटा आपका कम हो जाएगा। तो डेटा कम होता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप ज़्यादा एक्यूरेसी फिर नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ हो गई। तीसरा क्या हो सकता है, कि मार्केट से आप डेटा कलेक्ट कर लो, है ना। एंड देन एक और आएगा हमारे पास, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, कि जो डेटा जनरेट करोगे वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, बस वो क्या करेगा कि जो ये 10 डेटा होंगे ना उसी के रेंज के बीच में डेटा जनरेट करके दे देगा। कि मैंने बोला 1 to 10, अगर मेरे पास जो भी वैल्यू होगा, जो नया वैल्यू जनरेट होगा वो किसके बीच में जनरेट होगा, तो 1 to 10 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पे हमारे पास डेटा है। कभी भी हो सकता है 10 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 आ जाए। तो ये क्या करेगा कि इसी के बीच में डेटा जनरेट कर रहा है, और वो नया डेटा है, तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, है ना। तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ होती है डेटा जनरेट करने के लिए। और क्यों कर रहे हैं, ताकि डेटा बैलेंस आउट कर सके। और बैलेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा आंसर हो, एक्यूरेसी हो, वो बायसनेस ना दिखे। कि बायसनेस कैसे दिख रहा था, कि जो डेटा ज्यादा होगा उसकी तरफ से एक्यूरेसी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली। तो ये चीज यहाँ पे दिखती है। देन फिर हमने स्टार्ट किया था लीनियर रिग्रेशंस का। लीनियर रिग्रेशंस में कौन सा मॉडल बनाया था, लीनियर रिग्रेशन में सिंपल मॉडल हमारे पास था लाइन इक्वेशंस, है ना। उससे पहले हमारे पास था ऑयलेस का। ऑयलेस क्या होता था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। कि आप डायरेक्टली ये क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। और ये होता क्या था, कि जो भी आपके पास एरर आएगा, एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई, इन दोनों का जो एरर का स्क्वायर होगा उसका जो समेशन होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। कि एरर मिनिमम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो वो चीज हम लोग किस में कर रहे थे, ओएलएस पे कर रहे थे। दूसरा, लीनियर इक्वेशंस हमने यूज किया। लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या था, सिंपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का था। देन इसमें क्या कर रहे थे, एक वैल्यू के बेस पे कर रहे थे, तो इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशंस बोल रहे थे। अगर हमारे पास इनपुट ज्यादा है, कि हमारे पास क्या है, कि नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा है, तो हम क्या यूज करते थे लीनियर रिग्रेशंस में, मल्टी लीनियर रिग्रेशंस। मल्टी लीनियर रिग्रेशंस का मीनिंग क्या हो गया, कि आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा वाई का,
वो कुछ इस तरीके से बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2। इसी तरीके से जितने आपके पास फीचर्स होंगे उतना आपका बनेगा। देन सी, ये हमारा क्या हो गया कि इनके बेस पे, अलग अलग फीचर्स के बेस पे आप क्या कर रहे हो, वाई प्रेडिक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये हमारा रिग्रेशंस प्रॉब्लम में था, ये चीज समझ में आया था। देन फिर हमने इसका एक मॉडल बनाया था बैंगलोर प्राइस प्रेडिक्शंस का, वो याद होगा तो। कि आप इसमें क्या करते थे, इंटरफेस में इनपुट डालते थे, वो मॉडल को कॉल करता था, और उसके बेस पे क्या था कि वो प्राइस प्रेडिक्ट करके आपको दे देता था। तो ये सारा चीज था। दूसरा हमारे पास क्या था, क्लासिफिकेशंस। क्या आपने क्या लीनियर रिग्रेशंस, मल्टी क्लास लीनियर रिग्रेशंस देखा था। देन फिर हमारे पास क्या था, रेगुलराइजेशंस। कि अगर ये मॉडल सही से काम कर रहा है लीनियर रिग्रेशंस में ही, तो हम क्या कर रहे थे, रेगुलराइजेशन कर रहे थे। रेगुलराइजेशंस होता क्या था, रेगुलराइजेशंस का अगर डेफिनेशन, कि आप रेगुलराइज कर रहे हो किसको, अपने मॉडल को, या तो अंडर फिट से बचा रहे हो या तो फिर ओवर फिट से। तो ज्यादातर रेगुलराइजेशन का यूज जो होता था वो ओवर फिटिंग के लिए होता था। ओवर फिट का मतलब क्या होता था, अंडर फिट ओवर फिट का कॉन्सेप्ट क्या था शिवम। अंडर फिट ओवर फिट का कॉन्सेप्ट, अंडरफिट तो वो होता था ना जिसमें मतलब डाटा में कुछ कॉलम की कमी होती थी, और ओवरफिट का क्या एक्सेस और होता ओवर फिट जब डाटा बहुत डेटा ज्यादा कम होता था, कम होता था। कॉन्सेप्ट अगर पूछे तो क्या होगा फिर। जो हमको ज्यादा मतलब नीड भी होती थी, वो डाटा नहीं होता था अंडरफिट के मॉडल अंदर। इंटरप्रेट होता है जब टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा दोनों में मॉडल अच्छे से वर्क नहीं करता, और ओवरफिट जब टेस्ट डेटा में मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं ज्यादा करता। कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे करते हैं। कि अगर आप क्या कर रहे हो, अंडर फिट मॉडल बोल रहे हैं, मतलब कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय भी एक्यूरेसी नहीं आई, और जब टेस्टिंग कर रहे थे मतलब प्रिडिक्शंस कर रहे थे उस समय भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, तो उसको बोलते हैं अंडर फिट। ओवर फिट में क्या होता है कि जब आपने ट्रेनिंग दिया तो 100% एक्यूरेसी दिख रहा है या फिर 90-99 के पास दिख रहा है। जब आपने इसको नए डेटा के बेस पे प्रिडिक्शंस पे स्टार्ट किया तो वहां पे क्या आ रहा है कि 60-40 इस तरीके से एक्यूरेसी जा रहा है। इसका मतलब क्या था कि वो उस डेटा के लिए प्रिडिक्ट क्या हो गया था, ओवर फिट हो गया था। तो ये चीज हमारा अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे होगा। तो ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बेस पे करते थे, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, अगर ओवर फिट हो रहा है मॉडल तो उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं पेनल्टी, है ना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या करते हैं, पेनल्टी ऐड करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी करेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारा मॉडल ओवर फिट हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, पेनल्टी ऐड करेंगे। पेनल्टी को ही क्या बोलते हैं, रेगुलराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके का होता था, सॉरी तीन होता था, एक लेसो, दूसरा रीज, और तीसरा इलास्टिक नेट। याद है, लेसो क्या करता था, अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट। कि ये जो भी हमारा पेनल्टी ऐड होता था, मतलब जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग ऐड करते थे नंबर्स में, वो क्या रहता था, वेट से रहते थे। वेट्स मतलब एम की वैल्यूज ही रहती थी, और उसका क्या रहता था, एब्सोल्यूट वैल्यू रहता था, है ना। और इससे क्या होता था कि आपका हर एक फीचर जीरो हो जाता, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं था तो वो जीरो हो सकता था, और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या रह सकता था, कुछ वैल्यूज रहेगा। तो इसमें हमारे पास क्या रहता था, फीचर सिलेक्शन होता था, अगर याद होगा इसका कॉन्सेप्ट पे। तो ये फीचर सिलेक्शन करने का काम करता था। देन रीज क्या करता था कि ये स्क्वायर के बेस पे काम करता था। एंड ये किस तरीके से, ये क्या करता था कि जो भी वैल्यू है वो फीचर्स को कभी भी जीरो नहीं करता था, मतलब वो सारे फीचर्स को क्या करता था, इंक्लूड रखता था। कि वो जो भी वैल्यू होगा डब्ल्यू की, मतलब वेट का जो भी वैल्यू होगा वो जीरो के आसपास होगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। ये किस में होता था, रेज पे होता था, ठीक है। तो ये क्या करता था, हमारे पास फीचर्स को रखता था, सारे फीचर्स को इंक्लूड करके रखता था। देन इलास्टिक नेट में क्या रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। कि आपको क्या करना है कि कुछ फीचर्स को एलिमिनेट भी करना है और कुछ फीचर्स को अप्रोक्स जीरो के आसपास भी रखने हैं। तो क्या करते हैं, आप इलास्टिक नेट का यूज करोगे। तो ये तीन हमारे पास थे। यूज कैसे करते थे, तो आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते थे लैसो लिख के, और दूसरा पेनल्टी के बेस पे भी कर सकते हो। अगर इसका कुछ रिवीजन करके आए थे या नहीं आए थे आप लोग, नहीं, कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने बोला था रिवीजन। देन एक क्रॉस वैलिडेशंस का, क्रॉस वैलिडेशंस क्या होता था याद है,
क्रॉस वैलिडेशन क्या था याद है? सीवी लगाते थे उसमें। पढ़ा मुझे करके समझ आया। कोई नहीं, इसके अंदर के करके कुछ होता है, के फोल्ड, इसमें अलग अलग तरीके से। डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली लेके चले कि हमारे पास क्या है, 100 डेटा है, हो सकता है हमारे पास क्या हो कि जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये डेटा सफल नहीं हुआ हो। तो क्या हो सकता है कि एक टाइप का क्लास ऊपर में ही होगा, दूसरे क्लास का यहाँ पे होगा। तो वो क्या करेगा कि वो समझ जाए कि स्टार्टिंग में जो जिस तरीके से वैल्यू आ रहा है उसी पे ज्यादा फोकस करना है, बाद वाले को नहीं, या फिर बाद वाले को ज्यादा फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल की एक्यूरेसी रहेगी वो ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, डेटा को सफल करते हैं। सफल करने से क्या होता है, मिक्स होने से फिर क्या रहता है कि आपको चांसेस लगता है कि जो भी डेटा होगा वो रेंडमली होगा, है ना। और रेंडमली में क्या होता है कि जो भी रिजल्ट आएगा उस पर ज्यादा भरोसा होगा आपको, है ना। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि डेटा को हम लोग सफल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्यूरेसी आएगी उस पर हम लोग ज्यादा क्या करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं। तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सफल करते हैं। सफल करने के बाद फिर क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। देन उस मॉडल के फिर क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। एंड देन पुराने वाले को और नए वाले को देखते हैं, तो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है फिर वो रख सकते हैं, या तो फिर इसमें ज्यादा ट्रस्ट है तो आप इसको रखते हैं। तो उसी चीज को बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। कि आप क्या कर रहे हो, डेटा को सफल करके आप क्या कर रहे हो, फिर से मॉडल बना रहे हो। जैसे बोलते हैं ना क्रॉस चेक करना, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। ताकि जो हमारा एक्यूरेसी आ रहा है कहीं वो बाय चांस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आप 3-4 बार डेटा सफल करके क्या करोगे, मॉडल ट्रेन करोगे 3-4 मॉडल, तो आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा कि तीनों में क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि सही है। अगर मैंने क्या किया, डेटा 3 बार सफल किया और तीनों बार एक्यूरेसी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, डेटा के बेस पे गड़बड़ है। तो वो चीज आपको पता चल जाता है। तो ये कैसे पता चलता है, क्रॉस वैलिडेशन से। 309 बैच के कौन सारे लोग 5। तो हो गए। तुम्हारा बताओ, कुछ हो जाएगा क्या? हो गया। सारे ना जल्दी से बोलो, ठीक है। अभी भर के देना है क्या? नेक्स्ट क्लास ठीक। तो निखिल, आगे का क्या सोचा है जॉब का? कर रहा हूँ सर। हम्म, सुनो, कर रहे हो? ऑफलाइन कहाँ से? अभी जो मैंने लैब को ज्वाइन की, उसके अलावा अब हाथ में चल रही है। कर रहे हो? कितने कंपनी में अप्लाई किया? अभी तो बोल रहे थे कर रहे हैं। मैं सब कंपनी में अप्लाई करूँ 6 महीने के कौन सी कंपनी में? लिए। अप्लाई करके, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू तो दे सकते हैं ना। अगर बाई चांस हो जाता है तो तुम बाद में से भी तो लगा है तो फिर वहां से फिर ऐसे छोड़ भी दो नहीं सकते। हम्म। फिर वो एक बार उनसे डिस्कस कर लेना जो गए थे कि किस तरीके का है, उसके बाद आप कर लेना। 6 महीने लॉस में होंगे। तो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना कि मुझे इतनी, लेकिन वही है ना कि सैलरी उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि आप बोल नहीं सकते फिर। कोई नहीं, तो एक बार वो मैम से आप डिस्कस कर लेना सर ना। मैं नहीं चला रहा यहाँ पे, आपको बिल्कुल नहीं। तो लग रहा है यहाँ की तो रिएक्ट किसका पार्ट, रिएक्ट फुल स्टैक का। हम्म, अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन का बता रहे थे। तो जो हम लोग डेटा सफल करते हैं ना, तो उसको भी सफल करने का अलग अलग क्या होगा, हमारे पास मेथड होंगे। क्रॉस वैलिडेशन दिए। तो क्रॉस वैलिडेशन में सबसे पहला जो मेथड होता है, होल्ड आउट मेथड होता है। इसका नाम क्या है, होल्ड आउट क्यों है? क्योंकि आप इसको क्या करते हो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हो। जो हम लोग बाय डिफॉल्ट करते आ रहे थे ना, वही हमारा क्या था, होल्ड आउट मेथड था। तो आप क्या करते हो, 2 सेट में इसको डिफाइन कर देते हो बस, और कुछ नहीं। और ये कैसे कर रहे थे हम लोग, हमारे पास एक पहले से मेथड था। दूसरा हमारे पास मेथड होगा लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। लीव वन मतलब क्या हो गया
कि एक को छोड़ के बाकी क्या करोगे, आप रखोगे। इस तरीके से वो मॉडल ट्रेन करेगा। किस तरीके से, अगर इसमें देखोगे बिहाइंड द सीन्स, कि पहले वो एक डेटा उठाएगा, उसमें से एक मॉडल बनाएगा, उसकी एक्यूरेसी चेक करेगा, दूसरा मॉडल बनाएगा, मतलब दूसरा डेटा लेगा, उस पर मॉडल बनाएगा और उसकी एक्यूरेसी रखेगा, तीसरा डेटा लेगा और तीसरे पे एक मॉडल बनेगा, मतलब हर एक डेटा के लिए ये मॉडल बनाता जाएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, आप डेटा के बेस पे क्या कर रहे हो, अलग अलग मॉडल बना के देख रहे हो। तो इसमें फिर क्या होगा, लीव वन में, एक छोटा कि आप क्या कर रहे हो कि एक को आप रख रहे हो, बाकी सारा क्या है, ट्रेनिंग के लिए होगा। फिर एक आप रख रहे हो, बाकी जो डेटा बचेगा वो ट्रेनिंग के लिए होगा। एक आप रख रहे हो टेस्टिंग के लिए, बाकी क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए होगा। तो इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो हमारे पास जितना डेटा होगा उतने टाइम्स क्या होगा, मॉडल बनेगा। तो ये टाइम टेकन ज्यादा लेता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ही डेटा रख रहे हो टेस्टिंग के लिए, तो ये टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया। तीसरा हमारे पास क्या होगा, के फोल्ड होगा। के फोल्ड का मीनिंग क्या होता है, कि आप एक सेट ले लेते हो। सेट मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ डेटा, कि मुझे क्या करना है, एक फिक्स नंबर ऑफ डेटा लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए ले रहे थे, तो फर्स्ट टाइम में जो टेस्टिंग होगा, आपने क्या किया कि 20-80 का रेशियो मान लिया, कि 80% ट्रेनिंग के लिए जाएगा और 20% क्या होगा, टेस्टिंग के लिए जाएगा। अब ये जो होगा डेटा, वो बार बार सफल होगा, कि जो आपने टेस्टिंग के लिए डेटा रेंडमली चूज किया था, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला में क्या होगा, कि जो आपने पहले टेस्टिंग के लिए रखा था उसको हटा के फिर दूसरे वाले को रखेगा, फिर तीसरे वाले को रखेगा, देन चौथे वाले को। तो इस तरीके से आपके पास कितना मॉडल बनेगा, कि एक इटरेशन में क्या हो गया, कि ये हमारा टेस्टिंग हो गया, ये हमारा ट्रेनिंग हो गया। दूसरे दूसरे फेज पे क्या रहेगा, दूसरे इटरेशंस में क्या होगा, कि जब हम दूसरा मॉडल ट्रेन करेंगे, तो कि जो हमारे पास पहले से जो टेस्टिंग के लिए डेटा था वो अब टेस्टिंग के लिए नहीं रहेगा। अब उसके अलावा जो डेटा है उसमें से क्या करेंगे, 20% लेंगे। तो अब जो 20% टेस्टिंग के लिए बनेगा, तो मान लो ये बना, बाकी जो रेस्ट ऑफ रहा वो हमारा क्या बनेगा, ट्रेनिंग के लिए बनेगा। देन सेम केस फिर आगे जाएगा। अब हमारा टेस्टिंग क्या होगा, ये होगा। देन इसके अलावा जो डेटा बच जाएगा वो क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए होगा। तो आप जितना आप के फोल्ड लगाते हो, कि मुझे इसको डेटा को जो सेपरेट करना है वो कितने पार्ट में करना है, 5, 10, 15, तो हम लोग के की वैल्यू उतना रखते हैं। तो ये उतने टाइम्स क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे मैंने बोला के की वैल्यू 5 होगी, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या होगा, कि वो ट्रेनिंग टेस्टिंग हो ना 5 टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। और वो जो डेटा होगा वो बार बार क्या होगा, सफल होगा। कि फर्स्ट टाइम ये रहा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ एक और होगा, अरे ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, वो ट्रेनिंग टेस्टिंग में रेंडमली स्प्लिट कर देगा डेटा को। और हर टाइम क्या रहेगा, 20 और 80 का ही रेशियो रहेगा, बट डेटा क्या रहेगा, सफल होकर अलग रहेगा। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, 2080 फिक्स है। आए 2080 नहीं, वो हम लोग ट्रेन टेस्ट स्पीड लिखते हैं ना, तो उसमें क्या लिखते हैं, जो भी नंबर लिखते हैं वही हो गया। कि आप 30-70 भी रख सकते हो, 40-60 भी रख सकते हो, ये हम लोग ने सर डिसाइड आप कर दिया। स्क्रिप्ट क्रिएट क्या, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो, सिर्फ ऐसा ही टेक्स्ट करके शो हो रहा है बस प्रेजेंटेशन। सो तो हो रहा होगा ना, शेयर तो है स्क्रीन। नहीं नहीं शो नहीं हो रहा है। लोकेश, यस सर, यस सर, स्क्रीन शो हो रही है, यस सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। बट मानसी नहीं आप मैं एक देखो, बार फिर से कर आप अपनी एक तरफ से मिनट देखो। देखो। तो ये हमारे पास के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन होगा, और सबसे ज्यादा हम लोग इसी का यूज करते हैं। जब भी आपको लगता है कि हमारा मॉडल का जो कृषि है उसको क्या कर रहे हैं, सफल करके चेक करना चाह रहे हैं, तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, इसी में करते हैं। तो ज्यादातर आपको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ही दिखेगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं कि आपके पास स्ट्राटिफाइड भी होता है। स्ट्राटिफाइड का मतलब क्या होता था, याद होगा तो, सैम्पलिंग टेक्निक्स में बताया था। स्ट्राटिफाइड का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स। कि आप क्या करते हो, पहले डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन कर देते हो। कि हमारे पास क्या होगा, कि जो भी डेटा है वो हमें दो क्लास में बांटने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल का है, तो क्या करेंगे, इसी चीज को मेल और फीमेल के बेस पे अलग अलग सेग्रीगेट करके रख देंगे। अब उसके बेस पे क्या करेंगे, के फोल्ड करेंगे। तो हमने क्या किया है, इसमें कितना है, तो के की वैल्यू हमने 5 रखा है। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है, कि
कि वो डेटा को मेल और फीमेल के बेस पे रखा है, ताकि क्या हो कि जो भी डेटा होगा हर एक में क्या होगा, मेल और फीमेल जाना चाहिए। तो आपने क्या किया कि पहले वाले में इस तरीके से डेटा लिया, उसमें भी क्या होगा कि इसी रेशियो पे क्या होगा, मेल और फीमेल का भी जाएगा। कि अगर यहाँ पे क्या है कि मान लो 80 मेल है और 10 क्या है, फीमेल है, या फिर 20 फीमेल है, तो यही चीज को हमने क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हर एक पार्ट में कितना जाएगा, अगर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें 16 मेल जाएंगे और 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 से, तो 4। तो ये रेशियो हमेशा जाएगा कि पहले वाले मॉडल ट्रेनिंग में क्या होगा, इस तरीके से पहले वाला रेशियो जाएगा, ट्रेंड होगा, देन क्या होगा, आपको मॉडल मिलेगा। फिर दूसरे वाले में जाएगा, फिर दूसरे में वाले में भी क्या रहेगा, कि 16:4 का रेशियो रहेगा, 16:4 का रेशियो रहेगा तीसरे वाले में भी। इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास डेटा जाएगा। और इस तरीके से कितना मॉडल बनेगा हमारा, अगर आपने 5 डिफाइन किया तो 5 मॉडल बनेंगे। पहला मॉडल यहाँ से बनेगा, दूसरा मॉडल ये बनेगा, तीसरा मॉडल ये बनेगा, चौथा मॉडल ये बनेगा, और पांचवा मॉडल ये बनेगा, है ना। अब इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो कि देख सकते हो इनमें से कौन सा बेस्ट मॉडल है। तो बेस्ट मॉडल के लिए हमारे पास क्या था कि बेस्ट पैरम और बेस्ट मॉडल लिखते थे, अगर याद होगा तो क्रॉस वैलिडेशंस में। नहीं याद है, कोड पे हम लोग देखते हैं फिर, उसको लॉजिस्टिक पे ही देखा था अगर याद होगा तो, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। ये जो कोड हमने पिछले क्लास तक किया था उसी कोड पे ही दिखा था। कितने बजे क्लास था, गिर गई है। इतनी जल्दी किस चीज की है। बहुत एक्टिंग करते ना अपना लेकर। यहाँ पे था हमारे पास ये रहा। ये चीज याद होगा। हम्म, ये चीज मैंने कोड के बेस पे भी करवाया था, अगर याद है तो। इसमें दो तरीके से, एक ग्रिड सर्च था, एक रैंडम सर्च था, याद है। ग्रिड सर्च सीवी और रैंडम सर्च सीवी, कि जैसे हम लोग क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करना चाह रहे थे ना, तो ये इसी थ्रू होता था कि हम लोग जो भी मॉडल फाइन ट्यूनिंग करके देखना चाह रहे थे कि उसमें से जो बेस्ट आएगा, तो बेस्ट कैसे आएगा, तो अब क्या करते थे, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करते थे कि पहले L1 जाएगा। अगर ये चीज याद होगा कि मैंने एक मॉडल बनाया M, अब इस मॉडल में जो पैरामीटर पास होगा क्या होगा, L1 पास होगा, और यहाँ से C की वैल्यू 1 पास होगी। L1 हमारे पास था और ये हमारे पास 1 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसके बेस पे क्या होगा, ट्रेन होगा मॉडल और एक्यूरेसी आएगी। फिर हमने दूसरी बार क्या किया कि M2 बनाया, इसमें हमने क्या किया, L1 ही रखा पेनल्टी, और इसमें जो हमारे पास C की वैल्यू था अब 2 कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेन होगा और ये हमारा क्या होगा, मॉडल 2 हो गया। सी हमारे पास होता है पेनल्टी के बेस पे। आप जो पेनल्टी यहाँ पे यूज कर रहे हो L1 L2, उसकी जो वैल्यू होगी कि वो हार्ड होगा पेनल्टी या फिर सॉफ्ट होगा।
अगर आपके पास क्या है कि ज्यादा वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वो हो गया हार्ड। आपको कोई भी डेटा पॉइंट मिस नहीं करना है। कि जैसे हमने एक अगर कॉन्सेप्ट एसबीएम में देखा होगा, तो हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट था, है ना? तो उसका क्या मीनिंग था कि आपके पास अगर डेटा है, दो डेटा तरीके का है। इस तरीके से क्या है, मेजेंटा का है और एक रेड का है। हो सकता है कि एक मेजेंटा इधर भी चला जाए, दो हो सकता है इधर भी चला जाए। तो अगर आप इस तरीके से इस लाइन को कंसीडर करते हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्ट मार्जिन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, मिस क्लासिफिकेशन को क्या किया, थोड़ा सा यूज किया है कि एक दो डेटा मिस क्लासीफाई होंगे तो वो चलेगा, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। अगर आप चाहते हो कि हार्ड मार्जिन, हार्ड मार्जिन मतलब कोई भी डेटा पॉइंट कभी भी इसमें मिस क्लासिफाइड ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि जो लाइन ड्रॉ होगा तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब इस ये जो लाइन ड्रॉ होगा इसमें क्या है कि रेड का अलग ही रहेगा पूरी तरीके से, और हमारे पास मेजेंटा का अलग ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हार्ड मार्जिन के बेस पे। तो ये वैल्यू कितना हार्ड मार्जिन रखना है, मतलब कि आप कितना मिसक्लासिफाइड वैल्यू रखना चाहते हो और कितना नहीं रखना चाहते, वो वैल्यू सी होती है। ठीक है? तो ये किसमें आपको मिलेगा, तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करें, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सी का यूज करते हैं। और पेनल्टी में क्या है, L1 L2 इलास्टिक। L1 किसको बोलेंगे, और L2 रेस को बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कितने मॉडल का कॉम्बिनेशन बनेगा, तीन ही बनेगा। कि कॉम्बिनेशन तो कितने, इसमें तीन वैल्यूज है और इसमें कितने, 9:3 का बनेगा, है ना? इसमें से तीन का कॉम्बिनेशन और इसमें से 9 का, तो कितना, 27 मॉडल्स। अब ये जो 27 मॉडल बनेंगे उसमें से जो बेस्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक्चुअल मॉडल जो आप यूज करोगे। तो वो चीज यहाँ पे इस तरीके से ही डिफाइन करते हैं कि जो मैंने बोला क्रॉस वैलिडेशन, आगे जाके यहाँ पे दिख रहा होगा सीबी, ये दिख रहा है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, क्रॉस वैलिडेशन का यूज कर रहे हो। और ये कितनी बार करेगा, तो 5 टाइम्स करेगा, कि 5 टाइम्स। हाँ, डेटा को 5 टाइम्स क्या करेगा, सफल करके मॉडल बनाएगा। इस तरीके से हमारे पास कितने मॉडल बन जाएंगे, तो 27 यहाँ से था और 5 यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 27 × 5, 9, 19, मतलब अप्रोक्स 200 मॉडल्स। तो 200 आपके पास मॉडल आ जाएगा। अगर आपने 200 मॉडल बनाया है तो उसमें से कोई ना कोई एक बेस्ट मॉडल आपको मिल ही जाएगा। पर्पस का मतलब होता है कि जो भी आप ट्रेनिंग हो रहा है, तो जो भी बिहाइंड द सीन्स ट्रेनिंग हो रहा है, कृषि हो रहा है, वो आप साथ ही साथ प्रिंट करवाना चाहते हो। तो अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो पर्पस इक्वल टू 3। इसमें होता है 1 2 3। 1 का मतलब हो गया कि सिर्फ आप डेटा दिखाना चाहते हो, कि मतलब क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है वो। दूसरा, क्रॉस वैलिडेशन के साथ आप क्या करना चाहते हो, एक्यूरेसी भी दिखाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 2 रख सकते हो। अगर आप उसके साथ क्या दिखाना चाहते हैं कि एरर भी है, तो एरर भी साथ ही साथ दिखाना चाहते हो, तो 3 रख। तो 3 का मतलब होता है कि पूरा डिटेल में कि आपका क्रॉस वैलिडेशन कौन सा चल रहा है, मॉडल में एक्यूरेसी कितनी है, देन एरर कितना है, ये तीनों चीज एक साथ दिखेगी। बस यही होता है हमारे पास। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जिस तरीके से नॉर्मल मॉडल बनाते हैं ना, इसी तरीके से ये भी होगा। सिर्फ आप क्या करते हो, इस मेथड का यूज करते हो, ग्रिड सर्च। अब इसके अंदर पैरामीटर जाते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर जाएगा वो क्या होगा, मॉडल का नेम। तो मॉडल का नेम क्या है, कि हमने रखा है क्लासीफायर, उसके अंदर कौन सा मॉडल है, तो लॉजिस्टिक। तो ये मॉडल पहले पास हो गया। दूसरा, कि आप किस पैरामीटर के बेस पे बात करना चाहते हैं। तो ये जो पैरामीटर हमने दिया है वो आपको डिक्शनरी फॉर्मेट में दिखेगा, दिख रहा है? तो बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिक्शनरी फॉर्मेट में ही लेता है। तो आप इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो यहाँ से पैरामीटर भी चला गया। तीसरा, क्या आप क्रॉस वैलिडेशन भी लगाना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ। तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस वैलिडेशन। देन चौथा हमारे पास क्या है, कि वर्बोज। वर्बोज क्या है, कि साथ ही साथ आपको जब ट्रेनिंग होगा तो पैरेलली आपको वो आउटपुट भी शो होना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, शो होना चाहिए और डिटेल में होना चाहिए। तो मैंने इसकी वैल्यू 3 रखी। ये समझ में आया? तो जैसे आप ट्रेन करोगे, ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमने क्या किया, सबको क्लासीफायर में रख दिया, CLF में। अब CLF डॉट फिट करते हो किसको, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। जैसे आप ट्रेन करोगे उसमें से जो बेस्ट मॉडल होगा वो कैसे आपको मिलेगा, तो हमारे पास क्या था, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये दिख रहा है, बेस्ट स्कोर और बेस्ट पैरामीटर, कि हमें स्कोर कितना मिला, एक्यूरेसी वो मिल जाएगा, और उसमें से बेस्ट पैरामीटर कौन कौन से है वो। तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। तो यही हमारा क्या हो गया, क्रॉस वैलिडेशन। और ऐसे हम लोग ने कितना देखा है, तो ये 4 टाइप्स का देखे कि क्रॉस वैलिडेशन में आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि जो बिहाइंड द सीन्स होगा ना वो उसी तरीके से सफल करेगा डेटा।
कि पहला ट्रेनिंग होगा तो इस तरीके से सफल होगा, ट्रेनिंग ये डेटा होगा, टेस्टिंग का ये होगा, टेस्टिंग ये होगा, ट्रेनिंग का पूरा डेटा होगा। देन सेकंड टाइम में ट्रेन होगा फिर से मॉडल, फिर क्या होगा कि टेस्टिंग का डेटा हट जाएगा, मतलब दूसरा हो जाएगा, देन ट्रेनिंग का उसके अलावा जो भी डेटा बच जाएगा। तो ये चीज क्रॉस वैलिडेशन में होता है। जो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हो, वन वेरिएबल पे कर रहे हो कि आप बस इतना ही लिखते हो और ये पूरा जो बिहाइंड द सीन्स का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई हो जाता है। आपको अप्लाई करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं, आपने सिर्फ क्या लिखा है, क्रॉस वेरिएशन। तो ये इतना इजी अप्लाई करना। बाकी दूसरा हमारे पास क्या होता था, रैंडम सर्च। रैंडम सर्च क्या करता है, बट जो वैल्यू लेगा, यहाँ पे जो वैल्यू कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो सीक्वेंस में बनेगा। पहला L1 लेगा, देन उसके साथ क्या करेगा, हर एक का कॉम्बिनेशन बनाएगा। दूसरी बार L2 लेगा, देन हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। तीसरी बार क्या रहेगा, इलास्टिक नेट लेगा और हर एक के साथ कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया, ग्रिड सर्च हो गया। रैंडम में क्या होगा कि वो रैंडमली डेटा क्या क्या करे, यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले से इन्होंने L1 ले लिया, अब इसमें से रैंडमली कोई भी वैल्यू ले ले, देन फिर इसमें से क्या करेगा, इसमें से कोई भी रैंडमली ले लेगा, इलास्टिक नेट ले लिया और इसमें से रैंडमली। तो इससे क्या करता है, वो रैंडमली सर्च करता है। दोनों के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, याद है। अगर हम ग्रिड सर्च करते हैं तो क्या एडवांटेज होगा, एडवांटेज मतलब कि आपको डेटा मिल जाएगा, हर एक सीक्वेंस का चेक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, क्योंकि आप हर एक पैरामीटर देख रहे हो ना, तो ये टाइम टेकन होगा और ज्यादा एक्यूरेसी इस पे। देन रैंडम में क्या होगा, तो कि बेस्ट रिजल्ट भी आ सकता है और वर्स्ट रिजल्ट भी आ सकता है। कि मुझे जो पैरामीटर चूज करना था वो हो सकता है कि उसको क्या कर दे, मिस कर दे। तो ऐसा हो सकता है, बट उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कम लगता है। कि हो सकता है कि रैंडमली आप जो पिक कर रहे हो वही सही आंसर आ जाए, है ना। नहीं, ज्यादातर एक्यूरेसी किस में मिलेगी आपको, ग्रिड सेट। बट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कैसे करेंगे अगर देखेंगे तो, पहले हम क्या करेंगे, लार्ज वैल्यू के बेस पे रख लेंगे। कि मैंने बोला 1 रखा, 100 रखा, देन 1000 रखा। अब देखेंगे कि मेरा जो वैल्यू आ रहा है 1000 के बेस में अच्छा आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 की वैल्यू को लेंगे और उसी में से क्या करेंगे, 1000, 1050, 1011, 1100, 1200, इस तरीके से क्या करेंगे, तीन चार वैल्यू रखते हैं। अब उसी के बीच में क्या करेंगे, ग्रिड सर्च करवाएंगे। कौन सा, नहीं नहीं, ये पेनल्टी टर्म है। अगर आप, हाँ, अगर आप देखोगे ना इस पे, पेनल्टी एरर। पेनल्टी का सिंपल मीनिंग है कि जो एरर आ रहा है उसमें आप क्या और ऐड करना चाहते हो। ओवरफिट में क्या होता था, एरर हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर ये एरर जीरो हो रहा है तो मतलब क्या है कि अगर अंडर नॉर्मल है, जनरलाइज मॉडल है, तो काम बन जा रहा है। लेकिन वो जनरलाइज भी नहीं बना, वो क्या हो गया, ओवरफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, कुछ एरर रखेंगे। तो कुछ एरर कैसे रखेंगे, तो इसमें आपको कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो कुछ वैल्यू ऐड ऑन करोगे, मान लो 1 2 3। तो ये जो ऐड कर रहे हैं ना, इसी को बोल रहे हैं पेनल्टी, समझ में। तो ये हमारा पेनल्टी हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। हेलो, हेलो, हो गया। इसी के बेस पे हम क्या कर रहे थे, पेनल्टी टर्म यूज कर रहे थे। तो दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये हमें कहाँ मिलता है, तो मॉडल सिलेक्शन के अंदर मिलेगा। तो ग्रिड सर्च यूज करना है तो ग्रिड सर्च, और रैंडम सर्च यूज करना चाहते हो तो रैंडम सर्च। आप इस तरीके से लिखते हो, दोनों में चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। ये दिख रहा है, ये दोनों चीजें सेम होंगी। अब इसमें क्या हमने एक चीज रखा है, नंबर ऑफ इटरेशन, कि आपको कितने टाइम मॉडल बनवाने हैं, मतलब कितने टाइम इसको लूप में चलाना है। क्यों, क्योंकि ये रैंडमली चलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने टाइम चलाना है। तो रैंडमली में हमें बेस्ट मॉडल भी तुरंत मिल सकता है और वो, तो कैसे, हमने बोला कि 10 टाइम्स ही चलाना है। तो जो मैंने बोला था वर्बोस, तो आपको वर्बोस में वैल्यू दिखेगी। पहले क्या दिख रहा है कि कौन सा चल रहा है, देन सी की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, पेनल्टी क्या है, देन स्कोर कितना आ गया, देन टोटल टाइम कितना ले रहा है। तो इस तरीके से सारा वैल्यूज आपको एक एक करके दिखाएगा। ये दिख रहा है, क्रॉस वैलिडेशन 1 2 3 4 5 यहाँ तक जा रहा है। अगर आप यहाँ पर तक देखोगे तो मॉडल सेम है, दिख रहा है कि पेनल्टी और सी की वैल्यू सेम सेम होगी। तो यहाँ और यहाँ से यहाँ क्रॉस वैलिडेशन का काम क्या था, सिर्फ डेटा सफल करना। तो 5 टाइम्स क्या करेगा, डेटा को सफल करेगा बस। और 5 टाइम्स सफल करने के बाद क्या करेगा, मॉडल की एक्यूरेसी देखेगा। सेकेंड फिर जाएगा, देन यहाँ पे क्या हमारे पास 4 5। तो सेम इन्होंने यहाँ पे भी किया, सी की वैल्यू सेम रखा है, पेनल्टी अब क्या है, L2 है ना। और ये 5 टाइम्स चलेगा क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन हमने लगाया है 5 का। अब इसमें देखोगे तो हर एक की एक्यूरेसी अलग अलग है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है
इसके बेस पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ सकती है। देन सेम इसी तरीके से आप नीचे में भी जा सकते हो। इसमें भी क्या है कि सेम तरीके से यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस तरीके से जितना भी कॉम्बिनेशन होगा वो आप बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, ट्रेन होता है, और उसमें से जो बेस्ट होगा, तो बेस्ट कौन सा था, जिसकी एक्यूरेसी स्कोर सबसे हाईएस्ट होगी, तो वो हमें क्या दिखा रहा है, L2 और C2 का कॉम्बिनेशन से हमारा क्या है, अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे अपने मॉडल की तरह। तो कैसे यूज करोगे, तो CLF बेस्ट पैरामीटर को सेव कर लोगे, एंड देन मॉडल डॉट पिकल बना के इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के बेस पे था क्रॉस वेरिएटी। ये समझ में आया। यहाँ पे आप विजुअल्स के फॉर्म में देख सकते हो, और जो यहाँ पे हमने था वो मॉडल में किस तरह से अप्लाई करते हैं वैलिडेशन के, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, बार बार पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर रहे हो, सफल कर रहे हो ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, और उसमें से जो बेस्ट पैरामीटर है वो ला के दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया कि आप क्या करते हो, ग्रिड्स टीवी के थ्रू आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो। अब ये जो होगा, वो कोई भी मॉडल आप उठा लो, चाहे आप मशीन लर्निंग का मॉडल उठा लो, डीप लर्निंग का उठा लो, या फिर जो अभी भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं, जैसे आप चैट जीपीटी में भी जाओगे तो उसमें भी रहता है फाइन ट्यूनिंग करने का, कि आप अपने मॉडल को क्या कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो। ये ऑप्शन तभी आता है जब उसको परचेस करते हो, ठीक है। तो अब मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस यही करते हैं कि उसमें कुछ पैरामीटर चेंज करते हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, इसके बेस पे हमारे पास लॉजिस्टिक का था, देन फिर उसके बाद हमारा नाइव का था, और कैनन का भी था। तो कैनन आपके लिए इजी था। कैनन में क्या होता था, कॉन्सेप्ट बताया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो, और जो उसके जब से नियरेस्ट होगा वो उसी पे क्या करेगा, वो बता देगा। और कैनन ज्यादातर यूज किसके लिए यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशंस के लिए यूज होगा तो किस तरीके से दिखाता था, वोटिंग सिस्टम, कि वो जिसकी वोटिंग मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिसकी तरफ से ज्यादा क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, वो उधर चला जाता है। रिग्रेशंस में क्या होता था, एवरेज के बेस पे, कि जिधर एवरेज क्या होगा, कम होगा। डिसीजन ट्री में भी होता है, एंड SVM में भी होगा। डिसीजन ट्री में भी सेम तरीके से, उसी को हम लोग बोलते हैं असेंबल टेक्निक्स। असेंबल का मतलब क्या हो गया, कि आप एक साथ क्या कर रहे हो, मल्टीपल मॉडल्स रख, तो उसको क्या करें, एक साथ मिला रहे हैं मतलब असेंबल कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस में यूज। तो वही हमारा उसमें दो तरीके का होता था, एक क्या होता था, बूस्टिंग, एक बैगिंग होता। तो वो भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। तो ये हमारा कैनन था। कैनन क्या था, सिंपल मॉडल था, इंस्टेंस बेस्ड था। इंस्टेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है, कि आप बाहर से कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, सिंपली ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो, और कितने डेटा पॉइंट्स में आप वो डिफाइन करते हो। इसीलिए इसमें क्या है, के की वैल्यू क्या होती थी, कि सेलेक्ट करते थे द नंबर ऑफ नाइबर्स टू बी कंसीडर, कि अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, ये जो हमारा क्या है, येलो क्लास का है, ये बेसिकली किस क्लास के अंदर जाएगा, ब्लू वाले में जाएगा या पिंक वाले में जाएगा, इसको कंसीडर करना है। तो उसके लिए आप कितना डेटा पॉइंट्स लेना चाहते हो, जैसे वोटिंग सिस्टम करवाते हैं ना, तो वोटिंग सिस्टम के लिए हम क्या करें, यहाँ से भी 3 डेटा पॉइंट्स लेंगे, और यहाँ से भी क्या करेंगे, 3 डेटा पॉइंट्स लेंगे। अब जिसका डिस्टेंस कम आएगा वो उसी क्लास का क्या होगा, पार्ट होगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये किधर है, कि ब्लू वाले में क्या है, कि कम है, कि आप देखो कि ब्लू क्लास वाले के साथ क्या है, इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम दिखेगा। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट लिया, यही हमारा क्या हो गया, के की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। तो पहला ये के की वैल्यू, एंड देन बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3 इक्वेशंस यूज होता है, यूक्लिडियन, मैनहट्टन और मीन कॉस की। आगे जाके टेक्स्ट के बेस पे बात करेंगे तो कोसाइन सिमिलरिटी होगा, जो कल मैंने बताया था। तो ये 3 के बेस पे आता है, डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। एंड देन इसके बेस पे क्या होगा, कि आपका वो क्लासिफिकेशन से या फिर रिग्रेशन से वो बताता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता था, यहाँ पे दिखेगा, कि जिसकी क्लास की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा फ्रिक्वेंटली होगी। फ्रिक्वेंटली मतलब वोटिंग, कि जिसका वोटिंग ज्यादा आएगा वो उसकी तरफ क्या होगा, चला जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे दिखेगा, अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अमंग द के नेबर्स, कि आपके पड़ोसी जैसे रहेंगे आप वैसे बन जाते हो। वही हाल है यहाँ पे, कि जितनी ज्यादा पड़ोसी आपके जिस तरीके का होगा, उसी टाइप का क्या होगा, आपका प्रिडिक्शन होगा। निखिल, क्या कर रहे हो, इतना तो पक्का है कि पढ़ नहीं रहे हो, इसके अलावा क्या कर रहे हो, क्या बताया अभी बताओ। कैनन के बारे में बता, कुछ डेटा,
और उसको क्या बोलते हैं? तो हमने दो टाइप के बताया ना। हाँ, तो उसके टाइप में बताया था क्या था, कि अगर वोटिंग के सिस्टम से ले रहा है तो वो कौन से टाइप का होगा। क्यों? मतलब कुछ और भी कर रहे थे? नहीं, जब ये सुना नहीं तो मतलब कुछ और कर रहे थे ना। देखो, ना करने का जितना बहाना है बनाओ, करना है उसका क्या है, कोई रीजन है करने का? एमएल पढ़ने का कोई रीजन है क्या है? और ये रीजन काफी नहीं होता पढ़ने के लिए, ना पढ़ने का रीजन तो हजार है। नहीं? तो वो चीज आप बताओ। बाकी यहाँ पे के की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की तरह सेलेक्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, तो इसमें कुछ मेथड दिए हुए हैं कि आप ओड इवन के केस पे जा सकते हो, कब, जब क्लासिफिकेशन टास्क होगा। क्योंकि वोटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, ओड वर्सेस इवन। क्लासिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, ओड वैल्यू के बेस पे कर सकते हो। दूसरा क्रॉस वैलिडेशन, कि हम के क्या कर सकते हैं, फोल्ड यूज कर सकते हैं। तीसरा, हम के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक रेंज दे देंगे 1357 जो भी दे देंगे। अब उसके बेस पे जिसमें बेस्ट आएगा आंसर उसको रख लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अलग अलग मेथड होगा। तीसरा चौथा हमारे पास क्या है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का, हाँ, कि आप अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि अगर मॉडल हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा ओवर फिट हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या करेंगे, स्मॉल रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मॉडल जो हमारा के की वैल्यू है वो क्या आ रहा है, कि अंडर फिट है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को स्मॉल रखेंगे, सॉरी लार्ज रखेंगे। तो ये आप कर सकते हो। बाकी इनका कोड भी हम लोगों ने किया था। अप्लाई करना सिंपल होता है। अप्लाई करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कोई भी अगर आपको मॉडल अप्लाई करना है एल्गोरिदम का, तो क्या लिख देते हैं? सारा स्टेप सेम होता है, सिर्फ एक लाइन अलग होता है। अगर आप वो लाइन देखोगे तो सिंपली ये रहेगा कि आप ये इंपोर्ट करते हो
और उसको क्या करते हो, असाइन कर देते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अगर मुझे क्या करना है, कैनन का बनाना है तो कैनन लिखते थे, रिग्रेशंस का बनाना है तो रिग्रेशंस मॉडल लेते थे, है ना। बस यही एक लाइन है जो सब मॉडल के लिए अलग होगा। और दूसरा क्या अलग होगा, तो इसके अंदर का जो पैरामीटर होगा, है ना। तो आप ये क्या कर सकते हो, पैरामीटर के बेस पे कर सकते हो। तो ये दो चीज हमेशा क्या होगी, डिफरेंस होगी। कैसे पता चलता है, तो अगर अब मैं नई बायस भी दिखा दूं आपको, इसमें हमने सिर्फ क्या किया है अगर देखोगे तो, कि मॉडल को इंपोर्ट किया है और एक वेरिएबल पे यूज किया है, उसके बाद क्या किया, सारा स्टेप सेम होगा, कोई भी स्टेप डिफरेंस नहीं। तो ये जो दो लाइन है, यही चीज क्या होता है कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं आप डिफाइन करते हो। ये चीज हमने क्या किया, नई बायस से गॉसियन का यूज किया है, और इसको मैंने क्या किया, एज ए ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर दिया CLF। सेम चीज कैनन पे हमने किया है, कि हमने कैनन को इंपोर्ट किया है और उसको क्या किया, असाइन कर दिया CLF में। सेम चीज अगर आप देखोगे तो असेंबल लर्निंग में भी जाओगे, जो भी होगा, जैसे हमने एडा बूस्ट यूज किया है मान लो, या फिर क्या है, डिसीजन ट्री यूज किया है। तो यहाँ पे सिंपली अगर एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंपोर्ट किया और उसका एक क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। उसी तरीके से आपने क्या बनाया, एडा बूस्ट क्लासीफायर। और सिंपली आप क्या करते हो, सेम चीज फिट करते हो और कुछ नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन वन लाइन का होता है, इसमें कोई भी अब इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंस आपको दिखेगा कि इसके अंदर का पैरामीटर्स, है ना। क्योंकि सबका क्या है, यूज केस अलग अलग है, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर यूज होते हैं तो वो चीज सिर्फ अलग रहेगा। बाकी अगर आप कोड किसी का भी कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे ना, और ये दो लाइन ऐड करते हो, तो कोई भी ML मॉडल आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन ये दो लाइन हमेशा अलग है। जब भी अगर बोलते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इसी तरीके से कि आप क्या करते हो, उस मॉडल को इंपोर्ट करते हो और उसको क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बना लो। सेम चीज यहाँ पे भी हमने क्या किया, कि मॉडल को इंपोर्ट किया और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको क्या किया, फिट कर दिया। उसी तरीके से कैनन में भी क्या किया, कि मॉडल को इंपोर्ट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसी को क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो उसके बाद का और उसके पहले का जो स्टेप रहेगा वो सेम रहेगा हर एक चीज पे। तो ये याद रखना है। इसमें जो रहता है वो बिहाइंड द सीन्स की वो काम कैसे करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कैनन का हमने बता दिया। आप उसके बाद फिर क्या था हमारे पास, नई बायस। कैनन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्लासीफायर है तो क्लासीफायर यूज करते हो, और अगर रिग्रेशन है तो क्या करोगे, के नियबर्स रिग्रेशर, ये यूज करेंगे। नई बायस में क्या था कि हमारे पास आपको बताया था, इसके लिए आपके पास बेसिक प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने वही फॉर्मूला होता है, बट इसमें क्या है कि जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब कि वो फिक्स होगा। क्यों, आपने क्या बोला, 100%। इसमें कुछ की टर्म्स होते हैं कि इवेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो आप, देन सैंपल किसको बोलते हैं, वो सारी चीज कॉन्सेप्ट की है। अब इसमें एक चीज आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता होगा, कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो कहीं पे निकालते नहीं तो क्या हो गया ग्रीस, बस क्यों रहे हो। हम्म, क्या अरे जैसे किसी और को ना लेकिन आपको पता क्या क्या चीज कर रहे हो जब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो। अरे इसको कहीं पर अप्लाई करा था ना मैंने 88 तो आप इधर, तो आप आधे घंटे के बाद वो काम कर सकते हो। इसको क्लोज करो, इधर देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कि आप जब भी प्रोबेबिलिटी क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पहले से पता है। बट कंडीशंस भी रहता है कि आप हमेशा प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, कंडीशन के बेस पे भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, अगर कुछ है तो, जैसे आपने बोला कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, वो वाला जो भी है, तो आप किस बेसिस पे देख रहे हो, तो उसमें कुछ पैरामीटर देख रहे हो। पहला, उनकी सैलरी देख रहे होगे, है ना। तो आपने क्या किया है कि कंडीशंस लगाया कि इतनी कम सैलरी है इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो आप कंडीशन के बेस पे प्रोबेबिलिटी कर रहे हो। अगर वो कंडीशंस नहीं रहता तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, हमेशा हाई रहती। कि हम, अगर मैंने बोला कि सिर्फ आपको जॉब करना है, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन मतलब आपने कोई भी पैरामीटर नहीं रखा है, तो आप क्या कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, ज़्यादा चांसेस था, है ना। अगर जैसे मैंने कंडीशन ऐड किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, वही हुआ ना। तो वो चीज़ क्या होता है, कंडीशन के बेस पे आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती है।
तो वही चीज हमें यहाँ पे भी बोलता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो भी आप लाइक्लीहुड कंडीशंस लाना चाहते हो उसके बेस पे क्या होगा, किसी दूसरे इवेंट पे वो डिपेंड रहेगा। दूसरा इवेंट मतलब कि जैसे यहाँ पे सैलरी फैक्टर है, तो वो चीज कितना डिपेंडेंट रहता है और उसके बेस पे क्या नया प्रोबेबिलिटी आएगा, वही हमारा क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। ये समझ में आया कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, कि जो भी हमारे पास नया प्रोबेबिलिटी आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारे पास बी वाली कंडीशंस दी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो नॉर्मल कंडीशन ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला रहता है, बट इसमें क्या होगा, कंडीशंस को ऐड ऑन रहता है। तो वो चीज आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे दिखेगी, इसका फॉर्मूला रहेगा। ये दिख रहा है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग थ्योरम। और थ्योरम क्या होता है आपको पता ही होगा, थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था। थ्योरम किसको बोलते हैं, थ्योरम का मतलब क्या होता है? थ्योरम का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, कंडीशंस। समझ गया। ओके, बताओ चेक किया। जो लॉजिक के बेस पे जो लॉजिक के बेस पे प्रूव्ड हो गया है, बट उसका कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है, मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो पा रहा है ना? तो वही चीज हमारा थ्योरम होता है। तो ये भी हमारा क्या है, बायस थ्योरम है। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम लोग डेटा के बेस पे देख रहे हैं और आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है, बट इसको जब प्रूव करने बैठते हैं तो वो प्रूव नहीं हो पा रहा है। मतलब नंबर के बेस पे क्या प्रूव नहीं हो रहा। और मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, दो ही चीज मानते हैं, या तो थ्योरम मानेंगे या तो प्रूफ मानेंगे, है ना? प्रूफ, जो प्रूव हो गया, जैसे साइन कॉस टेन फॉर्मूला, जैसे बचपन से भी प्रूव करते आ रहे हो कि मैथ में ये चीज प्रूव करके दिखाओ, वो चीज प्रूव करके दिखाओ। लेकिन जब आप प्रूव करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप थ्योरम को बेस लेके चलते हो, स्टार्टिंग में लेके चलते हैं ना कि ये मान लिया हमने, या फिर ये क्या है कि ऐसा ही होता है। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम के बेस पे देखते हैं। तो बाइस भी क्या है, एक थ्योरम है जो क्या करता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसके बेस पे, गिवन कंडीशन बी, तो हमें क्या करना होगा कि बी की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि बी हमारा क्या होगा, कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब ए हमारे पास गिवन होगा। कि मुझे क्या करना है, जॉब करना है, कि मैं जॉब करूंगा, अगर 7,000 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कि अगर आपके पास क्या है, क्वेश्चंस के उसी क्वेश्चंस को घुमाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या है, जॉब। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, कि सैलरी, है ना? कि हमारे पास क्या है कि सैलरी हमारा क्या कंडीशन है। अब इसके बेस पे इसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या हो गया कि जॉब में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर सैलरी हमारे गिवन है, कि कितना दे रहे हो वो। ठीक है, अब ये चीज कैसे डिफाइन करोगे, आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैलरी, कि जब आप जॉब कर रहे होगे या फिर आप जॉब जब करते हो तो उस समय सैलरी की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इतनी होगी। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैलरी व्हेन यू आर इन जॉब, तो आपको बता दीजिए कि अगर आप जॉब में हो तो 7,000 दिया जाएगा। तो उसकी यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दिखेगी कि आप क्या हो, जॉब में हो तो 7,000 होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हो सकता है ये 100% हो, 90% हो, तो ये आपके यहाँ से निकलेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि आपको जॉब करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो निकलेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि सैलरी उतनी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कि 7,000 ही होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी में जाते हो तब चेंज भी होता है, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज होता है। तो उसने बोला कि 7 से 1,000 के मतलब 10,000 और 7,000 के बीच में होगा, तो 7,000 रखोगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
तो इस तरीके से क्या करते हैं, डेटा हम लोग रखते हैं। अब इसके बेस पे क्या होगा कि जॉब में आपकी कितनी सैलरी हो, उसके बेस पे आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि आपका चांसेस कितना है उस जॉब को ज्वाइन करने का। तो ये सारा चीज क्या होता है कि आप डेटा के बेस पे बात करते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब आप जॉब करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी कि आपके पास ये गिवन अलग अलग डेटा होगा, उसके बेस पे निकलेगा। देन उसमें क्या है कि आप जॉब करोगे उसमें कितना डेटा है कि डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये रहता था। तो ये चीज आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो ये चीज आपके पास डेटा में होगा, तो ये ए का निकल जाएगा, इसी तरीके से बी का भी निकल जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन वो भी निकल जाएगा। और उसके बेस पे आपका निकलेगा कि आप जॉब करोगे जब सैलरी 7,000 है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये चीज यहाँ पे क्या है, इस तरीके से चलेगा। इसको अगर मैथमेटिकली भी देखोगे तो आपके पास क्या होगा, 12th का, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। अगर वहां पे आप क्या करोगे, उनका कॉपी और क्वेश्चंस पे लिखो, या फिर चैट जीपीटी से डायरेक्टली बोलोगे कि एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएं, किसके बेस पे, डेटा के बेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। बाकी फॉर्मूला यही सेम हो। अब इसमें होता है कि डेटा के नेचर के बेस पे, तो इसमें दो तीन तरीके का जाएगा, दिखा दूं? इसमें मैंने दिखाया था गॉसियन का और बर्नौली का, और एक होता है मल्टीनोमियल नाइप बायस। गॉसियन का मतलब क्या होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाया था अगर याद होगा तो। अगर मैं बोल दूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता था, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, अगर आपका डेटा उस तरीके से बिहेव दिख रहा है, मतलब उसका ग्राफ उस तरीके से दिख रहा है, तो आप कौन सा यूज करोगे, तो गॉसियन नाइप बायस का यूज करोगे। दूसरा क्या है हमारे पास, बर्नौली। बर्नौली क्या करता था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कि उसका जो आउटकम होगा दो ही होगा, यस या नो, मतलब क्या होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हुआ तो क्या यूज कर सकते हैं, बर्नौली। उसी तरीके से एक और होता है मल्टी। मल्टी में क्या होगा कि आपके पास मोर देन टू आउटकम होंगे, तो उस समय क्या करोगे, मल्टी नई बाइस यूज करोगे। तो ये हमारे पास तीन रहते हैं नई बाइस के अंदर, कॉमा। नए बेस के अंदर एक मॉडल है। वो डेटा के नेचर के हिसाब से फॉर्मूला सेम रहेगा, बट क्या है, नेचर के हिसाब से कुछ कुछ चीजें चेंज होती है, तो वो चेंज है। नहीं, ये जो बेस्ट होता है, हाँ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट जो होता है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए होता है। कि अगर नई बाइस कोई पूछे कि किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन पे क्या आता है, रिजल्ट अच्छा देता है। तो तो ये समझ में आया। तो नई बाइस कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो नई बाइस। देन एसबीएम। एसबीएम में क्या कॉन्सेप्ट था कि डेटा में जो हमारा पैटर्न बनता, जरूरी नहीं था कि लीनियर ही हमेशा सेपरेट हो, है ना। तो जो सेपरेशन पॉइंट बन सकता था वो कर्व के बेस पे भी बन सकता था, अगर याद होगा तो। याद है, जैसे यहीं पे है, आपने क्या किया, एक डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, एक ब्लू है और एक रेड है। अब इसको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है। तो कैसे क्लासीफाई करोगे, सिंगल एक स्ट्रेट लाइन से क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब जो लीनियर का जितने भी मॉडल थे वो फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, नॉन लीनियर मॉडल्स लाने पड़ेंगे। तो जो हमारे पास एसवीएम और डिसीजन ट्री है वो नॉन लीनियर वाले हैं। तो नॉन लीनियर मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं क्रिएट करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या होगा, कैनन यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, डेटा पॉइंट्स के हिसाब से रखेगा सारा चीज, इस तरीके से आपको दिखेगा। दूसरा ये लीनियर वाला है, तो लीनियर में क्या बना रहा है, ये सिर्फ लाइन बना रहा है, अगर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन। देन इसी में क्या करता है, आरबीएफ। आरबीएफ क्या था कि उसके अंदर का हमारे पास करनाल था। एसबीएम में करनाल का मेथड होता है, वो क्या करता है कि आपका जो भी बाउंड्री बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, या तो फिर आपका राउंड पे बनेगा, या फिर पॉली पॉली के बेस पे बनेगा। तो ये सारी चीज क्या करते थे हम लोग, डिफाइन करते थे उसके अंदर। एसबीआई के अंदर हमारे पास चार करनाल होते थे, फोर, इसको बोलते थे करनाल्स। ये बेसिकली क्या करता है कि वही लाइन ड्रॉ करता है। अभी लाइन किस तरीके से है, तो मैंने बोला एसवीएम के अंदर लीनियर लाइन ड्रॉ करवाना है, जो भी फॉर्मूला होगा वो लाइन इक्वेशन होगा। तो ये पहला वाला जो है ना, लाइन इक्वेशन के बेस पे, तो सब चीज लाइन पे दिखेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, आरबीएफ। ये क्या करता है कि राउंड बेस पे रहता है, मतलब ये सर्कल के बेस पे बनाएगा कि जो भी डेटा होगा वो सर्कल अच्छे से क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है।
तो ये सर्कल के बेस पे देगा, डेटा के बेस पे, जिस हिसाब से डेटा चले। गॉसियन नहीं, गॉसियन में क्या था कि वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे देगा, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आएगी उसी के बेस पे क्या करेगा, वहां पे बाउंड्री बनाता है। डिसीजन ट्री क्या करता है, कंडीशन के बेस पे, कि जहाँ पे उसका कंडीशन अगर ट्रू है, मतलब येस और नो के बेस पे चलता है, तो कंडीशन ट्रू है तो वो आगे जाएगा। तो इसमें जब भी आप देखोगे ना, एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे ज्यादातर चलेगा, कि अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन के बेस पे चलेगा, कि कहाँ तक सही है, तो यहाँ से यहाँ तक के डेटा के लिए ये कंडीशन सही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक के डेटा के लिए क्या है, ये कंडीशन सही है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो जब भी आप देखोगे डिसीजन ट्री और उससे रिलेटेड जितना भी होगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, शार्प कर्व रहेंगे। तो अगर आप देखोगे ये भी हमारा क्या है, इसमें शार्प कर्व दिखेंगे आपको, इसमें भी शार्प कर्व दिखेंगे। शार्प का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल, कि हमेशा जो दिखेगा वो 90 डिग्री एंगल का ही दिखेगा, दिख रहा है। इसमें जो भी लाइन ड्रॉ हो रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे ही क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। बाकी उसके अलावा जो भी मॉडल होते हैं वो क्या है कि नॉर्मल आपका टर्न, जैसे डिसीजन ट्री से ही क्या बना है, रैंडम फॉरेस्ट बना है। देन इसी से हमारा क्या बना है, एडा बूस्ट बना है। इसी से हमारा क्या बनेगा, एक्जी बूस्ट बनेगा। तो जो भी बना हुआ तो आप देखोगे वो स्ट्रेट लाइन पे ही दिख रहा होगा। बाकी बाकी इसके अलावा जो भी हमारे पास, जैसे लीनियर, लीनियर से हमारा क्या आरबीएफ बना है, आरबीएफ से क्या बना है, न्यूरल नेटवर्क बना है। आपको हमेशा क्या दिखेगा, ये लाइन के बेस पे दिखेगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मॉडल्स, कि किस तरीके से आगे जाए। एसबीएम में हमारे पास क्या क्या चीजें थी बता सकते हो, एसबीएम में क्या क्या चीजें थी जो हम लोग देखते थे। पहला वेक्टर, दूसरा डिसीजन बाउंड्री, तीसरा सपोर्ट वेक्टर्स और हाइपर प्लेन, एंड इसी के कॉम्बिनेशन के बेस पे बनता था सपोर्ट वेक्टर और मशीन्स, है ना। अब इसमें फिर कर्नल होंगे, देन हार्ड मार्जिन, सॉफ्ट मार्जिन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इसमें कैसे ऐड। तो इसमें एक ग्राफ, एक इमेज में आपको सारा चीज पता चल गया कि सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर्स किसको बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स। सिंपली जो भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं रेड और ब्लू, वो सारे क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। अब इसमें से सपोर्ट वेक्टर कौन कहलाएंगे, जो हमारा नियरेस्ट पे होगा, जो भी हमारा क्या होगा, सेपरेटर पॉइंट बनेगा, जो भी हमारे पास सेपरेट लाइन बनेगा, उसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट कौन कौन से है जिसके बेस पे ये लाइन बनेगा, तो वो कौन से होते हैं, उसी को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। और ये जो सपोर्ट क्या लाइन बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन बाउंड्री। और जो यहाँ पे दोनों अलग अलग क्लास के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर प्लेन। और इसी के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, मार्जिन। तो ये सारा चीज आपको यहीं पे दिखेगा। ये 2D पे भी होगा और 3D पे भी होगा। 2D पे दिखता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। और अगर ये 3D पे दिखेगा तो क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। प्लेन का मतलब क्या होता है, 3D मतलब पूरा एक सरफेस होगा, कि आप एक पूरे सरफेस के बेस पे बात कर रहे हैं। और अगर लाइन बोलते हैं तो सिर्फ एक लाइन के बेस पे। लाइन और सरफेस में क्या डिफरेंस होगा, बताओ। लाइन होगी होगी या सर्विस पीडी कि होगी। लाइन आप जब भी ड्रॉ करते हैं ना, तो वो सिंगल क्या होता है कि आपको एक ही स्ट्रेट लाइन पे या फिर जहाँ पे वो फॉलो करेगा पाथ को, वही चीज क्या होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन पे प्रिडिक्ट करके बताएगा। बट हाइपर प्लेन क्या होता है कि इसके बीच पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास एक प्लेन बनता है, तो एक प्लेन में क्या होते हैं, मल्टीपल लाइंस होंगे इस तरीके से। इस तरीके से अगर मल्टीपल लाइंस आप ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, एक पेज की तरह बनेगा। और ये पेज हमारा क्या कहलाता है, सरफेस। और ये हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही चीज को मल्टीपल लाइन से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, हाइपर प्लेन। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अब इसमें क्या रहेगा, डिसीजन बाउंड्री ये 2D पे है और ये 3D पे है। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2D पे सेपरेट कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के बेस पे नहीं हो रहा है, ना ही कर्व लाइन के बेस पे। और ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करे तो ऐसा भी हमने इक्वेशन नहीं देखा है। आगे जाके देखेंगे न्यूरल नेटवर्क पे, बट अभी तक हमने वैसा कुछ नहीं देखा है। तो हमने क्या किया, इसी को 3D में दिखा दिया। जैसे हमने 3D में किया, तो 3D में एक प्लेन से क्या कर रहे हैं, ब्लू और रेड को अलग कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा रेड है और ब्लू है, दोनों क्या हो रहे हैं, इजिली सेपरेट हो रहे हैं एक प्लेन के बेस पे। मतलब एक जो पेज आप ले रहे हो उसके बेस पे क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इजिली सेपरेट हो जाता है यहाँ पे। यही चीज क्या है कि ये इक्वेशन है। अब ये हम लोग जो 2D से 3D में लेके जा रहे हैं, या इस तरीके से क्या कर रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, तो वो कैसे बन रहा है, तो ये कर्नाल फंक्शंस के थ्रू बन रहे हैं। और कर्नाल हमारे पास कितने थे, तो 4 थे। पहला लीनियर, मतलब एक लाइन के बेस पे बने हैं। दूसरा आरबीएफ, तीसरा पॉलिनोमियल, ये 3 होंगे हमारे पास। एक और हमारे पास था, चौथा हमारे पास क्या था, सिग्मोइड। कि लीनियर होगा, पॉली होगा, रेडियल होगा और एक सिग्मोइड होगा। तो ये 4 तरीके का आप देखोगे। सिग्मोइड बेसिकली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क में।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जहाँ पे क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क में एज एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा। आप चारों में देखोगे तो डिफरेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इस तरीके से आप क्या करते हो, सेपरेट इजिली कर सकते हो। आरबीएफ का आपको यहाँ पे यूज दिखेगा। अगर आपको लगता है कि जो भी आप डेटा को सेपरेट रखना चाहते हो वो क्या है, एक सर्कल के बेस पे हो सकता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, आरबीएफ का यूज। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी दिखाया था। अगर लीनियर यूज करते हो तो हमेशा क्या करता है वो, लाइन के बेस पे सेपरेट करेगा। 3 अलग अलग क्लास है यहाँ पे, तीनों को ये क्या करेगा, लाइन के बेस पे सेपरेट करेगा। आरपीएफ क्या करता है, तो सर्कल के बेस पे सेपरेट करता है। तो ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये तीसरा। देन पॉली क्या होता था, याद है पॉली का, कि आप जितना पावर रखोगे उतना क्या होगा, वो कर्व होता जाएगा, है ना। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे रहता है। एंड देन हमारे पास सिग्मोइड क्या करता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, कि 0 और 1 के बेस पे डिफाइन करेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0 के आसपास है, मतलब 0.5 से कम है तो इस क्लास में, 0.5 से ज्यादा है तो इस क्लास में। तो इस तरीके से वो सेपरेट करके दिखाता है। बाकी सेम डिफिनेशंस, मतलब इमेज यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा तीनों का। देन इसके बाद हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट बताया था। हार्ड मार्जिन का मतलब क्या हो गया, कि एक भी मिस क्लासीफाई नहीं होगा, कि एक भी डेटा पॉइंट सेपरेट क्या होगा, कि एक दूसरे से मिस नहीं होगा। दूसरा सॉफ्ट मार्जिन में क्या होगा, कि हो सकता है एक डेटा पॉइंट्स दूसरे में क्या हो, मिक्स हो सकते हैं। ये दिख रहा है कि रेड वाला कुछ डेटा पॉइंट्स इधर आ गया और ब्लू वाला कुछ इधर आ रहा है, तो ये मिक्स होगा। अब इस तरीके से हम लोग क्यों रखते हैं हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन, क्यों रखते होंगे। हाँ, दुनिया भर में कैसे डेटा को देखना चाहते हैं, 5 साल में देखना। वो तो सिंपल है कि पहला होगा कि डेटा के नेचर के बेस पे हम कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं आती हर एक चीज की। अगर आप देखोगे अगर तो, मैं एक रिश्तेदार को देखूँ सॉफ्ट कर कि अगर आप क्या करते हो कि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आप हार्ड मार्जिन रखते हो। और जब हम लोग हार्ड मार्जिन पे बेस पे होता है, तो अगर थोड़ा सा भी आपकी तरफ से गलती हुआ तो फिर क्या होगा, कि आपका पूरा मॉडल फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चले, कि मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ फोन, या फिर क्या एक मेडिसिन मैंने किया, कि इस मेडिसिन से क्या होता है, कि 100% चांस है कि कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन क्या होता है, अचानक कोई भी एक बंदा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट किसी भी तरीके से मर गया, तो फिर क्या होगा, है, तो उसके साथ और भी फैक्टर होंगे ना, कि वो कैसे डेथ हो गया, तो उसके साथ जो हमने मेडिसिन दिया था उसमें तो बोला था कि कोई नहीं मरेगा, हो सकता है कि उसका एनवायरनमेंट अलग हो। हम्म, जो भी उनका रीजन रहा, तो उसमें क्या होगा, कि वो चांसेस रहते हैं कि आप कभी भी क्या कर सकते हो, नेचर पे या फिर किसी पे भी 100% नहीं कर सकते हो भरोसा। तो वो चीज़ यहाँ पे भी रहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं 100% कन्फर्म हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, हार्ड मार्जिन के बेस पे जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा पॉइंट क्या होगा, मिस कर सकता है, मतलब क्या हो सकता है, मिस क्लासिफाइड हो सकता है एक दो पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट मार्जिन रखें। अब ये वैल्यू कैसे डिफाइन होगा, आपने यहाँ पे तो डिफिनेशन के फॉर्म में बता दिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, एक सी वैल्यू होती है, जो आपको मैंने दिखाया था, है ना। तो वही सी वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी, अगर स्मॉल रखोगे। अगर सी की वैल्यू आप क्या करते हो, ज्यादा रखते हो, तो क्या होगा हमारे पास, करेक्टली क्लासीफाई होगा ऑल ट्रेनिंग डेटा, मतलब कि ये हार्ड क्या हो रहा है हमारे पास, हार्ड मार्जिन चला जा रहा है। अगर आप क्या करते हो, सी की वैल्यू स्मॉल रखते हो, तो क्या होगा, कि आपके पास मिस क्लासिफिकेशन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या रहेगा, अलाउ सम मिस क्लासिफाइंस इन द फेवर ऑफ लार्ज मार्जिन। तो ये क्या कर सकता है, उस चीज को रख सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट में हमेशा क्या होगा, कि सी की वैल्यू स्मॉल होगी, और हार्ड में क्या होगा, सी की वैल्यू लार्ज होगी। तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। अब इसी के बेस पे क्या करते हो, मॉडल बनाते हो, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आपको पूरा प्रोसेस पता है, तो डायरेक्टली मॉडल बनाओगे। तो मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम स्टेप, एक डेटा चूज करोगे, देन क्या करोगे, डेटा क्लीन करोगे, डेटा प्री प्रोसेस करोगे। 3 चीज होने के बाद क्या करते हो आप, मॉडल लोड करते हो। तो मैंने यहाँ पे मॉडल लोड किया है, एंड देन फिर क्या करते हो आप, मॉडल को ट्रेन करते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल। और मॉडल में हमने बताया था कि कुछ पैरामीटर्स। तो पहला हमारे पास क्या है, कर्नाल, जो आप चेंज करोगे। दूसरा हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू, जो आप करते हो। एंड रैंडम स्टेट, रैंडम स्टेट क्या होता था, नहीं 42 नहीं रहेगा, कुछ भी रख सकते हो आप।
तो जो भी एक बार डेटा सफल हो गया है, वो डेटा क्या होगा, सफल होने के बाद मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ताकि क्या हो कि बार बार सफल ना हो। क्योंकि डेटा बार बार सफल होगा तो क्या होगा, एक्यूरेसी बार बार चेंज होगी, है ना। कि जि- ऑडिट रहता है, हाँ अगर खुद को डाटा तो मतलब डिलीट करते हैं तो तो अगर इसमें आप जरूरी नहीं कि आप एक ये नंबर होता है ना, वो असाइन करता है मेमोरी में। कि ये क्या होगा, मेमोरी में आप एक नंबर लेते हो, उसमें क्या करते हो, सारा चीज असाइन करते हो रेंडमनेस। एक बार जो रैंडम हो गया उसी को करना है कि आपको स्टोर रखना है, ताकि जब भी ये मॉडल रन होगा तो क्या होगा, सेम डेटा को क्या करेगा, सफल करके देगा। तो ये दो चीज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तीन चीज डिफाइन कर रहे हैं। तो या फिर बाय डिफॉल्ट आप दो ही चीज भी रख सकते हो। कि रैंडम का हमने क्या किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में भी डिफाइन किया है ना। तो यहीं पे क्या होगा, डेटा हमारा फ्रीज रहेगा। अब इसके बेस पे क्या करते हो, कर्नल में सी का जो हमने डिफाइन किया है वो बेसिकली क्या था, मार्जिन था। कि सॉफ्ट मार्जिन, हार्ड मार्जिन। अगर सॉफ्ट मार्जिन रखना चाहते हो तो सी की वैल्यू स्मॉल रखोगे, अगर हार्ड मार्जिन रखना चाहते हो तो सी की वैल्यू लार्ज रखोगे। ठीक है, तो ये चीजें थी। बाकी ये था हमारे पास, इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी सेम था। कि इसमें सिर्फ आप क्या करते हो, एस बी सी। एस बी सी का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट वेक्टर क्लासिक अगर मुझे रिग्रेशन यूज करना रहता तो क्या करते हम लोग, तो एस बी आर रहेगा। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन आप इसको यूज कर सकते हो। देन बाकी डेटा पॉइंट सेम तरीके से चलेगा। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग पीरियड सेम तरीके से चलेगा। क्या करते हो, फिट करते हो, देन प्रिडिक्ट करते हो, एंड देन एक्यूरेसी चेक करते हो। ये चीज हम लोग बार बार करेंगे। देन यही चीज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए क्या रहता था, वन वर्सेस रेस्ट और वन वर्सेस वंस का कॉन्सेप्ट था, याद है। वन वर्सेस रेस्ट और वन वर्सेस वन का, कि आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हो तो उसमें क्या करते हो, वन वर्सेस रेस्ट का रखते हो। तो ये हमारा बाइनरी हो गया था, क्रॉस वैलिडेशन हम लोगों ने कहीं नहीं किया। यहाँ पे नहीं दिखा, एस बी एस बी यहाँ पे आपको दिखेगा। डिसीजन फंक्शन सेव, तो वन वर्सेस वन और वन वर्सेस रेस्ट का रहता है। तो डिफॉल्ट हमारा वन वर्सेस रेस्ट रहता है। अगर आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना है तो क्या करते हो, वन वर्सेस रेस्ट रखते हो। तो बाय डिफॉल्ट आप ये पैरामीटर भी यूज करोगे। डिफॉल्ट कहीं पे दिख रहा है, डिसीजन दिख रहा है ये। तो अगर आपको लगता है कि हमें क्या करना है, वन वर्सेस वन का रखना है, अगर बाइनरी है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन रखना है तो वो हमेशा क्या रहेगा, वन वर्सेस रेस्ट करेगा। और डिफॉल्ट भी क्या है, वन वर्सेस रेस्ट का ही है। तो हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे बता रहे थे। बाकी जब एक्यूरेसी चेक करते हैं तो रिग्रेशन के लिए क्या क्या था एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी के क्या क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं, आर टू स्कोर और एडजस्टेड आर स्कोर, दो चीज देखते थे। क्लासिफिकेशन के लिए क्या देखते थे, एक्यूरेसी देखते थे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते थे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होते थे, अलग अलग पैरामीटर होते थे। देन हमारे पास क्या होता था, F1 होता था, रिकॉल होता था और प्रिसीजन होता था, है ना। तीनों का क्या था, अलग अलग डिफरेंट था। क्या चीज था, एरर के बेस पे था। कि अगर टाइप 1 एरर आ रहा है तो हम लोग क्या चेक करते थे, प्रिसीजन। टाइप 2 एरर आ रहा है तो हम क्या करते थे, रिकॉल पे ज्यादा फोकस करते थे। अगर मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करना रहेगा तो क्या करते थे, तो F1 स्कोर यूज करते थे। तो ये चार चीजें होंगी। तो हमारे पास क्या होगा, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर, ये तीन चीजें होंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं आरओसी एसी कर्व। तो वो चीज हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे। वो सिर्फ क्या होता था, बाइनरी के लिए होता था। आरओसी एसी कर्व जो होगा वो सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए होगा और किसी के लिए नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक का आपको मैंने बता दिया था, और यहाँ तक का हम लोगों ने अप्लाई भी किया था, अगर याद होगा तो, है ना। तो यहाँ तक का आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है। बाकी डिसीजन ट्री और असेंबल लर्निंग का कल देखेंगे, और प्रैक्टिकल पे भी। ठीक है, कोई नहीं, तो आप पेपर दे लेना। ठीक है।